कल हम लोगों ने पढ़ा था डेटा, व्हाट इज डेटा, हाउ द डेटा कैन बी written or how data can be represented, what symbols, what characters, what numerals are used to form the data, how we have taken some examples of data like numeric, non-numeric, images and videos. Now today we will study about types of data. Primarily or mainly you have three types of data. Primarily you have three types of data. First one is structured data type. What is structured data type? Structured data type, a data which follow the strict record structure and is easy to comprehend, is called structured data. जैसे मान लो आपके क्लास का रजिस्टर है, ठीक है, आपके क्लास का रजिस्टर है, उसमें क्या होता है, क्लास के रजिस्टर में क्या करते हैं हम, सिर्फ आपका नाम, रोल नंबर, यही सारी चीज़ें भर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है, बिल्कुल एक सेट रूल है कि उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो इसी तरह का जो डेटा होता है उसको हमें समझना भी आसान होता है। कोई भी आपका रजिस्टर उठा के देख सकता है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर रोल नंबर, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इन मंथ, व्हाट इज़ योर रिसीप्ट नंबर व्हेन यू हैव डिपॉजिटेड योर फीस, what is your mobile number, what is your address, all these things. There is a strictness in record. जो मेंटेनेंस हम करते हैं उसमें एक स्ट्रिक्टनेस होती है, ऐसे डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। डेटा विच फॉलो ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज ईजी टू कंप्रीहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। सच डेटा विथ प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट मे बी स्टोर्ड इन द डेटा फाइल टू एक्सेस इन द फ्यूचर। ऐसे डेटा को, जैसे मान लो तुम्हारा रजिस्टर एक डेटा फाइल है तो वो हार्ड कॉपी हो गया। इसी चीज़ को अगर हम कंप्यूटराइज कर दें तो हम ये कहेंगे कि इसको हमने प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर लिया है कंप्यूटर में। उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटाबेस बोलते हैं। उस पूरे रजिस्टर का एक फॉर्मेट बनाएंगे तो एक टेबल के फॉर्म में एक फॉर्मेट बनेगा, टेबल के फॉर्म में फॉर्मेट बनेगा और उसी फॉर्मेट में हम सारे डेटा की एंट्री कर देते हैं, ठीक है। इन टेबुलर डेटा, सच डेटा विथ प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट मे बी स्टोर्ड इन ए डेटा फाइल टू एक्सेस इन द फ्यूचर। टेबल 1.3 shows structured data related to commonly attendance of student maintained by the school। यहाँ पे देखो बता रहा है, एक टेबुलर डेटा बता रहा है। यहाँ पे मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, किसी क्लास की अगर पूछी गई, यहाँ पे देखो सबका ये अटेंडेंस, यहाँ पे रोल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये मंथ है, अटेंडेंस है। यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा, यहाँ पे देखो ये रोल नंबर है, इसको कॉलम बोलते हैं, यहाँ पे नेम है, इसको कॉलम बोलेंगे, मंथ है, ये कॉलम बोलेंगे, अटेंडेंस है इन परसेंटेज, ये एक कॉलम है, जैसा वर्ड में करते हैं। अब जो भी हम इसमें वैल्यूज़ इंटर करेंगे, जो भी देखो, रोल नंबर की पहली वैल्यू R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, यह बिल्कुल एक कॉमन स्ट्रक्चर में, हम कोई और नहीं दे सकते। रोल नंबर का भी स्ट्रक्चर हमारा सेट है कि हम R1, R2, R3 ही, R4 ही देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते, ये भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। नेम हम उन्हीं का देंगे जो सिर्फ हमारे उस स्पेसिफाइड, जैसे जो भी चीज़ के लिए बनाते हैं, मान लो क्लास 11th के लिए बना रहे हैं तो नेम सिर्फ क्लास 11th के ही बच्चों का आएगा, ये भी एक प्री स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है, या ये भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। मंथ हमारा, मंथ हमको जिस महीने का चाहिए, जिस क्वेरी हम करें, मई और जुलाई का चाहिए, या हमने कह दिया नहीं हमको मई, जून, जुलाई तीनों का चाहिए। और फिर यहाँ अटेंडेंस इन परसेंटेज, यहाँ पे अटेंडेंस इन परसेंटेज ही लिखेंगे, इसके अलावा हम कुछ और नहीं लिख पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अटेंडेंस इन परसेंटेज मांग रहे हैं और आपने हमको उठा के दे दिया मार्क्स इन परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में एक प्री स्पेसिफाइड
एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में ये पूरी तरह से बंधा होता है, या उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हम अपना स्टोरेज करते हैं। It is clear that such data is organized in row and column format and is easily understandable. Structured data may be stored in ascending or descending order. In the example, attendance data is sorted in increasing order of the column month. Other example of structured data includes sales transaction, online railway ticket reservation booking या ATM transaction। ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? स्ट्रक्चर्ड डेटा के। स्ट्रक्चर्ड डेटा के ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, ATM और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे दुकान है तो ग्रोसरी मैनेजमेंट हो गया, पेट्रोल पंप पे कितना पेट्रोल कितने दिन में कितना कितना बिका, कितने ग्राहक को कितना गया, ये सारी चीज़ें। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है कि डेटा इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता। डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट। जिस तरह से हम वहाँ एकदम बिल्कुल टेबल बनाए थे, रोल नंबर ही लिखना है, नाम ही लिखना है, मंथ ही लिखना है, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस ही लिखना है, यहाँ पे उस तरह का नहीं होता। उसी चीज़ को हम एक दूसरा तरीका भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। प्री डिफाइंड नहीं होता उसका स्ट्रक्चर, कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर में। जैसे कोई चीज़, मान लो कोई सर्टिफिकेट बनवाने आते हो, अगर वो पहले से टाइप, अगर कोई जैसे हमारे पास आते हो तो हमने कुछ और लैंग्वेज में लिख के दे दिया, कहीं और जाते हो वो किसी और लैंग्वेज में लिख के दे दिया, तो वहाँ भी वो डेटा ही है, वो डेटा ही दे रहा है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट इमेज एट्सेट्रा। ये सभी की सभी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सब डेटा है, सब डेटा है। वीडियो भी डेटा है, फोटो भी डेटा है, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं वो भी डेटा है, सब डेटा है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, एक प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अगले फिगर में क्या दिखा रहा है? ए रिपोर्ट कार्ड विथ मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड डिटेल सेंड टू पेरेंट। सच डेटा आर अनस्ट्रक्चर्ड एज दे कंसिस्ट ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट एज वेल एज ग्राफिक्स विच डू नॉट फॉलो द स्पेसिफिक फॉर्मेट। यहाँ पे देखो, हमने कहीं भी लिख के दे दिया, एक अटेंडेंस रिपोर्ट बनानी है, कहीं भी ऊपर एक नाम लिखा, स्कूल का नाम लिखा, एक हेडिंग डाला, अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर द मंथ, नाम डाला, रोल नंबर डाला, क्लास डाला, आपका टोटल क्लास हेल्ड, अटेंडेंस परसेंटेज, यहाँ नीचे गार्जियन का सिग्नेचर कराया, यहाँ उसका ग्राफ बनाया, यहाँ प्रिंसिपल की सिग्नेचर करा दी। ये देखो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसमें कहीं किसी को कहीं भी रखा जा सकता है। रोल नंबर पहले आ जाएगा, नेम बाद में आ जाएगा, क्लास यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्ड में था ये पहले बाद में नहीं होगा। सिर्फ रिपोर्ट पहले या बाद में हो सकती है, लेकिन डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। रो और कॉलम की जो वैल्यू जिस जगह पे आ रही है उसी जगह पे आएगी। अगर हम कोई क्वेरी ले रहे हैं, कोई रिपोर्ट ले रहे हैं, तो वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन स्टोरेज जो है उसी ऑर्डर में होगा जो ऑर्डर हमने स्पेसिफाई कर रखा है। नेक्स्ट वन है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। Semi-structured data which have no well-defined structure but maintains internal tags or making to separate data elements are called semi-structured data। ऐसा डेटा जो बहुत अच्छे से डिफाइंड तो नहीं होता है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉलम नेम है तो सबके लिए कॉलम नेम के पहले नेम है, तो नेम जैसे लिखते हैं ना, नेम, जैसे एक फॉर्म भरते हो, किसी भी चीज़ का एक फॉर्म जो भरते हो, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। उसमें भी पूरे डेटा देते हो, पूरा डेटा देते हो, लेकिन वो वेल डिफाइंड टेबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं होता। नेम के आगे नेम लिखते हो, मंथ, डेट ऑफ बर्थ के आगे डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, क्लास कौन सी अप्लाई करनी है क्लास लिखते हो, कौन सा एग्ज़ाम अप्लाई करना है एग्ज़ाम लिखते हो, अटेंडेंस की ज़रूरत है नहीं, जो उसमें पूछता है उसके आगे लिखते जाते हो।
तो इस तरह की चीज़ जो होती है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होती है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स ईमेल डॉक्यूमेंट्स, HTML पेजेज, कामा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। जो नेक्स्ट फिगर है क्या बता रहा है, एग्जाम्पल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कंटेनिंग स्टूडेंट्स मंथ वाइज attendance detail. In this example there is no specific format for which attendance record. Here each data value is preceded by a tag name, month, class, attendance. ये मोहन, सोहन, नेम मोहन, मंथ जुलाई, क्लास 11, अटेंडेंस 98, नेम सोहन, मंथ जुलाई, क्लास अटेंडेंस 65, नेम सीन। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है लेकिन फुल्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। नेक्स्ट वन, डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिन्यूअल। देखो जहां भी कैप्चरिंग आएगी, डेटा कैप्चरिंग, वो कौन सी डिवाइसेज होंगी जिनको यूज करेंगे? डेटा कैप्चरिंग किन डिवाइसेज से करेंगे? डेटा स्कैनर, हाँ, स्कैनर से या इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे देखो स्टोरेज दोनों तरह की डिवाइसेज में आता है, ठीक है, स्टोरेज दोनों तरह की डिवाइसेज में आता है। अगर स्टोर कर रहे हैं मतलब राइट कर रहे हैं या कोई चीज़ सेव कर रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइस का काम करता है, और अगर पहले से सेव है उसको हम दोबारा ओपन कर रहे हैं कंप्यूटर में तो वो इनपुट का काम करता है। तो यहाँ पे तीनों का मतलब यही हुआ कि डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। डेटा कैप्चरिंग का मतलब कोई चीज़ लिखा हो उसको हम कहीं से रीड कर रहे हैं, फिर उसको हम स्टोर कर रहे हैं और फिर वहाँ से हम उस चीज़ को दोबारा ला रहे हैं अपने पास। तो टू प्रोसेस डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डेटा। कंप्यूटर में कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम डेटा को इनपुट करते हैं। अगर डेटा इनपुट नहीं कर पाते हैं तो लाइब्रेरी में देखो होगे हम डेटा को कैप्चर करते हैं, किससे? बारकोड रीडर से, या कभी रजिस्ट्री कराने गए होगे, स्पीड पोस्ट कराने गए होगे तो हम डेटा को कैप्चर करते देखते होगे। वो जो स्पीड पोस्ट का नंबर है या रजिस्ट्री है वो डायरेक्ट लिखते नहीं है बल्कि कैप्चर करते हैं। आज की डेट में मूवी टिकट बुक करा के जाते होगे, वहाँ पे कुछ लेके नहीं जाते हो, इस बारकोड उसका जो QR कोड है वो स्कैन कर लेते हैं तो फिर जान जाते हैं कि ये ओरिजिनल टिकट है कि नहीं है, उसी जो हॉल का है कि नहीं है, उसी मूवी का है कि नहीं है। तो जब भी हमको कोई चीज़ प्रोसेस करनी होगी तो हमको सबसे पहला काम करना होगा डेटा इनपुट करना होगा, चाहे हम वो लिख के करें या किसी दूसरी डिवाइस को यूज करके डेटा को कैप्चर करें। और कैप्चर करने के बाद सबसे पहले उसको कहीं ना कहीं रखेंगे। जैसे कंप्यूटर में अगर डायरेक्ट काम करना है तो रैम में ही स्टोर कर लेंगे, रैम में नहीं स्टोर करना है, बाद के लिए यूज करना है तो हम अपनी सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर कर लेंगे और किसी डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे ताकि हम जब भी उस डेटा की ज़रूरत पड़े तब भी हम यूज कर सके। जैसे आप लाइब्रेरी में देखे होगे, बुक ले जाते होगे तो बुक को सर क्या करते हैं, हमेशा उस पर कोई ना कोई टैग लगा देते, वो आपका जो बार कोड रीडर है उससे रीड करके उसकी डिटेल निकाल के या फिर कंप्यूटर में चढ़ा लेते हैं। तो उनमें आपको लिखना नहीं पड़ता है कि आपकी डिटेल क्या है, अपने आप आपकी क्लास आ जाती है, कौन कौन सी बुक ले गए हैं वो भी आ जाती है, तो पूरी डिटेल आ जाती है। तो सबसे पहले इनपुट करना होता है, फिर उसको स्टोर करना होता है, और whenever data is to be processed it is the first retrieved from the file or database so that we can perform further action on it। ठीक है, कैप्चर करते हैं, इनपुट करते हैं या कैप्चर करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद जब भी उसकी ज़रूरत होती है तब भी हम उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे डेटा, अब देखो ये जो कंप्यूटर है इसमें एक IPO साइकिल चलती है। कंप्यूटर में एक साइकिल चलती है जिसको हम IPO साइकिल बोलते हैं।
ये यहाँ पे देख लेते हैं आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का मतलब है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, चलती रहती है। जब तक कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये साइकिल चलती रहती है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल चलती रहती है जब तक कि हमारा कोई भी वर्क जो है या कोई भी असाइंड जॉब कंप्लीट नहीं हो जाता। डेटा कैप्चरिंग, डेटा कैप्चरिंग अब समझ गए होंगे क्या करना होता है। कहीं से भी डेटा को कलेक्ट करना होता है किसी भी चीज़ का। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्म। जैसे कोई फोटो है, उसको स्कैन कर लेते हो, वो भी डेटा कैप्चरिंग है। दिस कैप्चरिंग में वेरी फ्रॉम सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, बारकोड रीडर से भी कर सकते हैं, कमेंट पोस्ट ओवर सोशल मीडिया, रिमोट सेंसर से भी कर सकते हैं ऑन एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, etc. Sometimes heterogeneity among data sources make data capturing a complex task. कभी कभी बड़ा काम हो जाता है, जैसे ये सारे एग्जाम्पल हमने छोटे छोटे काम के लिए दिए। डेटा स्टोरेज, फिर इसके बाद क्या करना होता है, कैप्चर करने के बाद हम इसको स्टोर करेंगे। डेटा स्टोर करना होगा, सॉरी, डेटा को स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं। अगर तुरंत यूज करना है तो हम अपने प्राइमरी मेमोरी में भी स्टोर थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोसेस करके हम सेकेंडरी मेमोरी में उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा स्टोरेज क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर्ड डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। बाद में कैप्चर करने के लिए, बाद में यूज करने के लिए डेटा, कैप्चर डेटा को जो स्टोर करते हैं उसी को स्टोरेज ऑफ डेटा बोलते हैं, स्टोरिंग। नाउअडेज डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए वेरी हाई रेट एंड देयरफॉर डेटा स्टोरेज हैज बिकम ए challenging task. However, the decrease in the cost of digital storage device has helped in simplify this task. There are numerous digital storage device available in the market like shown in figure 1.7. कोई भी हो सकता है डेटा कैप्चरिंग डिवाइस, डेटा स्टोरेज डिवाइस कुछ भी ले सकते हो, और किसी से भी कोई भी जिस तरह का डेटा होगा उस तरह के उसको कैप्चरिंग डिवाइस आती है। जैसे बारकोड रीडर अलग आता है, स्कैनर अलग आता है, कीबोर्ड अलग आता है, माउस भी तुम्हारा डेटा कैप्चरिंग डिवाइस है क्योंकि माउस से भी इनपुट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे माइक है तुम्हारा जिससे बात हो रही है, ये भी डेटा कैप्चरिंग है। क्या कर रहा है, साउंड कैप्चर कर रहा है। डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, हेंस द स्टोरेज डिवाइस आल्सो रिक्वायर्ड टू बी अपग्रेडेड पीरियडिकली। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, मोबाइल में भी देखते होगे, शुरू में आता है तो मोबाइल बहुत अच्छा चलता है, जैसे जैसे काम करते जाते हैं वैसे 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 उसके डेटा की वॉल्यूम ऑफ डेटा, मतलब डेटा रोज़ 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 बढ़ता जाता है, तो मोबाइल की स्टोरेज भी भरनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमको टाइम से अपने मोबाइल की मेमोरी बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी है कि डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, हेंस द स्टोरेज डिवाइस आल्सो रिक्वायर्ड टू बी अपग्रेडेड पीरियडिकली। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर विद द लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज कॉल्ड डेटा सर्वर्स, जहाँ पे हम सिर्फ डेटा ही स्टोर करते हैं, आर डिप्लॉयड टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। Such dedicated computers help for processing data efficiently. However, the cost, both hardware and software, is setting up the data server as well as its maintenance is high, especially for some organization and startups. क्या करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में केवल एक कंप्यूटर ऐसा ही लगा देते हैं जो सिर्फ डेटा ही कैप्चर करके स्टोर करता है, या जो डेटा देते हैं हम वही स्टोर करता है, उसी को सर्वर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, फेसबुक का सर्वर, यूट्यूब का सर्वर, याहू का सर्वर,
वो क्या है, उनके पास एक बहुत बड़ा एक कंप्यूटर है जिसमें बहुत ढेर सारी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जितनी यूट्यूब की वीडियो डालते हैं यूट्यूब के सर्वर पे चला जाता है, स्टोर रहता है, परमानेंट स्टोर रहता है, जब ज़रूरत होती है तब तुम खोलते हो और वहाँ से ले लेते हो। फेसबुक है तुम्हारा, सारे कमेंट, सारे फोटो, सारे सब कुछ स्टोर करके रखता है, जब वहाँ से ज़रूरत महसूस होती है तब तुम्हारा वो ले लेता है, वहाँ से तुम रिट्रीव कर लेते हो। तो इस तरह की चीज़, इसको डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक कमरा है तुम्हारे घर में, उसको पूजा घर बना दिए, तो वो पूजा घर के लिए डेडिकेटेड हो गया, मतलब हम उसमें सिर्फ पूजा ही करेंगे या पूजा से रिलेटेड ही काम करेंगे, उसमें हम बिस्तर नहीं लगाएंगे सोने के लिए, या पूजा घर में खाना नहीं बनाएंगे। तो इस तरह का जो सर्वर भी हम ऐसे ही लगाते हैं, डेटा का सर्वर अलग लगाते हैं, तो वो डेटा के लिए डेडिकेटेड हो गया, डेटा के लिए डेडिकेटेड सर्वर हो गया। ठीक है, डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल का क्या मतलब, वहाँ से जहाँ से हमने स्टोर किया है वहाँ से हमको यूज कर लिए लेना। इट इन्वॉल्व्स फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। As databases grows, the challenges involved in the search and retrieval of the data in acceptable time also increase, minimizing data access time to crucial for faster data processing. रिट्रीवल का क्या मतलब, जहां हमने स्टोरेज किया है डेटा को वहां से हम अपने यूज के लिए डेटा उठा रहे हैं। जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमको ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ से जितनी तेज़ी से हमारे पास डेटा आएगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि डेटा का जो रिट्रीवल टाइम है वो कम से कम हो। ठीक है, क्रूशियल फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। बस लास्ट टॉपिक, डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विद डिजिटल डेटा इज इट्स डिलीशन। तुमने अपने मोबाइल में रखा है, दूसरे को इसलिए नहीं देते हो कि कहीं गलती से वो डिलीट ना कर दे, छोटे भाई बहनों को नहीं देते हो कोई सेटिंग ना चेंज कर दे। तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है, डेटा का डिलीशन। द स्टोरेज डिवाइस कैन माल फंक्शन आर क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन डिलीशन ऑफ डेटा। मोबाइल ख़राब हो गया तो भी सारा डेटा चला जाएगा। तो यूजर कैन एक्सीडेंटली इरेज डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, और हैकर्स और मालवेयर्स कैन डिलीट द डेटा इंटेंशनली। दोनों काम हो सकता है, तुमसे भी गलती से अपना डेटा डिलीट हो सकता है, कोई हैक करके भी तुम्हारा मोबाइल उसको फॉर्मेट कर सकता है। सो डिलीटिंग digitally stored data means changing the details of data at a bit, which can be very time consuming. Therefore, when any data is simply deleted, its address entry is marked as free and as much space is shown as empty to the user without actually deleted data. डिलीट करने का मतलब, डेटा को ये डिलीट करने का ये मतलब होता है कि जो मेमोरी एड्रेस पे वो डेटा पड़ा होता है उस मेमोरी एड्रेस को हम बता देते हैं कि प्रोसेसर को कि ये अब जगह खाली हो गई है। डिलीट करने का डेटा को यही मतलब होता है। जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो मेमोरी के किसी न किसी एड्रेस पे सेव होता है, वो हर, और मेमोरी सेल्स में डिवाइड होती है और हर सेल का एक एड्रेस होता है, कहाँ से कहाँ तक डेटा स्टोर है वो सब इन्फॉर्मेशन होता है। तो उसी सेल की एड्रेस को बता देना कि ये खाली हो गया है, वही मेमोरी का वही डेटा का डिलीशन होता है। इन केस डेटा गेट्स डिलीटेड एक्सीडेंटली और करप्टेड, देयर अराइजेज ए नीड टू रिकवर द डेटा। Recovery of the data is possible only if the contents of memory space marked as deleted have not been overwritten by some other data. Data recovery is a process of retrieving deleted, corrupted and lost data from secondary memory. Data recovery का क्या मतलब, जो डेटा किसी तरह से डिलीट हो गया है, करप्ट हो गया है, उसी डेटा को हम दोबारा अगर लाना चाहते हैं उसी को हम डेटा रिकवरी बोलते हैं। रिकवरी डेटा तभी पॉसिबल है जब हम डिलीटेड डेटा की जगह कोई और डेटा रिकवर ना कर दिए हों। ठीक है,
इसको हम डिटेल से कल पढ़ेंगे, अभी 12th की क्लास शुरू हो रही है।